तो रेजिग्नेशन ऑफ ए डायरेक्टर का लॉजिक क्या है सर? नाम से ही क्लियर है कि डायरेक्टर खुद से छोड़ के जा रहा है कंपनी, तो सर वो बिल्कुल कर सकता है ऐसा। सेक्शन 168 बोलता है डायरेक्टर मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग। He shall within 30 days from the date of resignation forward to the ROC a copy of his resignation along with the reason for resignation in form DIR 11। तो पहली बात तो कंपनी को नोटिस देकर जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो नोटिस का कॉपी जिस दिन वो रिजाइन किया उसके 30 डेज के अंदर अंदर ROC को भी सबमिट कर दे। अगर आपका फॉरेन डायरेक्टर है तो ही में ऑथोराइज इन राइटिंग a practicing CA or a CMA in practice or a company secretary in practice or any other resident director of the company to sign the form DIR 11 and file the same on his behalf। अगर आपका कोई डायरेक्टर फॉरेन डायरेक्टर है तो वो तो खुद तो आके फॉर्म फाइल नहीं कर पाएगा, तो वो बोल रहा है अपने बिहाफ पे वो किसी CA CMA या CS इन प्रैक्टिस को या फिर यहाँ कंपनी में जो रेसिडेंट डायरेक्टर है उसमें से किसी को वो ऑथराइज कर सकता है कि वो लोग उसके बिहाफ में साइन करके DIR 11 डाल सकते हैं। द बोर्ड शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस टेक अ नोटिस ऑफ द सेम, कंपनी शैल इंटीमेट द ROC। अच्छा, जब कंपनी को नोटिस मिलेगा तो कंपनी भी ROC को DIR 12 में खबर करेगा विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, और उसको अपने वेबसाइट पे भी पोस्ट कर देगा। तो DIR 11 में रेजिग्नेशन से 30 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर खबर करेगा ROC को, और DIR 12 में भी वही 1 month यानी 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी भी ROC को खबर कर देगी, ठीक है। द फैक्ट ऑफ द रेजिग्नेशन शैल बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेड इमीडिएटली फॉलोइंग द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। हर जनरल मीटिंग के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में वो जो एक डायरेक्टर रिजाइन किया उसका फैक्ट पूरा डिटेल के साथ उस बोर्ड रिपोर्ट में रहना चाहिए कि क्यों रिजाइन हुआ था, क्या रीजन था। द रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी और द डेट स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस व्हिचएवर इज लेटर। नोटिस किस दिन से वैलिड माना जाएगा? डायरेक्टर का रेजिग्नेशन किस दिन से वैलिड माना जाएगा? सर, या तो जिस दिन नोटिस कंपनी को मिला या नोटिस में जो डेट मेंशन है व्हिचएवर इज लेटर। ये बहुत काम का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 बहुत काम का है। द डायरेक्टर हु हैज रिजाइन्ड शैल बी लायबल इवन आफ्टर द रेजिग्नेशन फॉर द ऑफेंस व्हिच ऑकर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। ये नहीं बोल सकता वो रिजाइन के बाद कि हम तो छोड़ दिया, अब कोई गड़बड़ हुआ है तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो उसके रहते रहते कोई भी गड़बड़ हुआ था तो छोड़ने के बाद उस गड़बड़ के लिए वो भी लायबल रहेगा। वेयर ऑल द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस, अगर सब एक साथ रिजाइन कर दें तो द प्रोमोटर और इन हिज एब्सेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर हु शैल होल्ड द ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। अगर सबके सब डायरेक्टर एक साथ रिजाइन कर जाएं तो या तो कंपनी का प्रमोटर, और अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने डायरेक्टर रिक्वायर्ड आपकी कंपनी में, अगर प्राइवेट लिमिटेड हो तो मिनिमम 2, पब्लिक लिमिटेड हो तो मिनिमम 3, उतने नंबर ऑफ डायरेक्टर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रमोटर अपॉइंट करेगा, और वो लोग तब तक डायरेक्टर बने रहेंगे जब तक नेक्स्ट AGM नहीं आ जाए, नेक्स्ट जनरल मीटिंग नहीं आ जाए, इस वक्त EGM या AGM जो भी हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी बहुत काम का था। तो 7 नंबर और 9 नंबर बहुत काम के पॉइंट है। 8 नंबर कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉमन सेंस वाला पॉइंट है कि सर मेरे रहते रहते कोई गड़बड़ हुआ तो छोड़ने के बाद हम ये नहीं बोल सकते उसमें हम क्या करें, हम उसके लिए तो लायबल ऑब्वियसली रहेंगे, वरना तो सही बात है हम गड़बड़ करेगा और भाग ही जाएगा, हम बोलेगा आप क्या, मेरा क्या रोल है इसमें, जब तक गड़बड़ पकड़ा जाएगा, है ना। तो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है लेकिन कॉमन सेंस वाला है, लेकिन 7 और 9 इम्पॉर्टेंट भी है और कॉमन सेंस से ज़्यादा यहाँ पे रूल का बात है। बाकी तो 2 नॉर्मल बात था कि कंपनी भी और डायरेक्टर भी 1-1 महीने के अंदर अंदर ROC को खबर कर दे, ठीक है। अब आता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अगला टॉपिक। जैसे डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है वैसे कंपनी भी तो उसको हटा सकता है, तो बिल्कुल वही बोला
कंपनी OR पास करके उसको हटा सकते हैं। मतलब शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाए और OR पास कर ले। या फिर कंपनी कैन नॉट रिमूव अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल। अगर कोई कोर्ट या ट्राइब्यूनल के थ्रू कोई डायरेक्टर अपॉइंट हुआ तो उसको कंपनी OR पास करके नहीं हटा सकता। बाकी नॉर्मली जो कंपनी या जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए उनको OR पास करके कंपनी रिमूव कर सकता है। ठीक है। So following is the procedure to remove the director and to appoint another director in the place of removed director। तो कंपनी कैसे रिमूव करेगा और कैसे अगला डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। तो पहला बात तो शेयर होल्डर को एक स्पेशल नोटिस जाएगा कि भैया मीटिंग में आइए इस डायरेक्टर को रिमूव करने। अरे मीटिंग में पास भले ही OR होगा लेकिन नोटिस जो होगा वो नोटिस स्पेशल होगा, क्योंकि अलग से मीटिंग बुला रहे हो ना डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। तो नोटिस जाएगा शेयर होल्डर को जिसमें शेयर होल्डर आएंगे और OR पास करेंगे। मतलब अगर 50% से ज़्यादा मोर देन 50% अगर डायरेक्टर हाँ बोल दिया तो रिमूव हो जाएगा। तो फिर वो नोटिस जाएगा। जब वो नोटिस मिलेगा तो कंपनी शेयर होल्डर लोग इकट्ठा होंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ रिमूव अ डायरेक्टर द कंपनी शैल सेंड अ कॉपी ऑफ इट डायरेक्टर कंसर्न। जिस डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं उसको भी इस नोटिस का कॉपी जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा ना, बोलने का मौका। तो यानी दोनों को स्पेशल नोटिस जाएगा, शेयर होल्डर को भी और जिस डायरेक्टर को हटाया जा रहा है उसको भी। तो वो डायरेक्टर खुद या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव इन राइटिंग टू द कंपनी वो लोग अपना पूरा बात को रखेगा। द डायरेक्टर में रिक्वेस्ट द कंपनी टू सेंड हिज रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। अच्छा, जो डायरेक्टर अपना रिप्रेजेंटेशन रख रहा है, मतलब अपना बात रख रहा है, वो कंपनी को बोल सकता है कि जो स्पेशल नोटिस भेज रहे हैं ना उसके साथ मेरे इस रिप्रेजेंटेशन का कॉपी भी भेज दीजिए शेयर होल्डर। और अगर कोई कारण से वो कॉपी नहीं भेज पाए तो उसको मीटिंग में वही पूरा रीड आउट करने का मौका दिया जाए। तो सीधा सा बात, कंपनी स्पेशल नोटिस भेजेगा OR पास करवाने के लिए शेयर होल्डर्स को, वही नोटिस का कॉपी उस डायरेक्टर को भी भेजेगा जिसको निकाल रहे हैं। उस डायरेक्टर को ये भी मौका मिलेगा कि वो जो शेयर होल्डर को स्पेशल नोटिस जा रहा है उसके साथ अपना एक रिप्रेजेंटेशन का कॉपी भेजेगा। वो मतलब अपना जो भी बात वो रखना चाहते हैं। और अगर उसको वो कॉपी नहीं जा पाया मीटिंग के नोटिस के साथ तो फिर उसको मीटिंग में अपना बात बोलने का हक मिलेगा। ये वाला पॉइंट बहुत काम का था। A vacancy created by the removal of director may be filled by appointment of another director in his place at the meeting which is removed। जिस मीटिंग में उसको रिमूव किया है उसी मीटिंग में उसकी जगह दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाएगा। प्रोवाइडेड स्पेशल नोटिस ऑफ द इंटेंडेड अपॉइंटमेंट हैज बीन गिवन। हाँ, शेयर होल्डर को यह भी बोला जाएगा कि देखिए इसको रिमूव कर रहे हैं और नया डायरेक्टर अपॉइंट भी तुरंत करना पड़ेगा, तो आप उसके लिए भी तैयार होकर आइए। The new director shall appoint shall hold office till the date up to which his predecessor would have been held office if he had not been removed। ये नया वाला डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? उतना ही दिन तक जितने दिन तक वो रिमूव वाला अटेंड करता, अगर उसको नहीं हटाए होते तो। मतलब मान लो मेरा नेक्स्ट एजीएम आने में अभी 3 महीना बाकी है, तो हम आज ही मीटिंग बुलाया और मिस्टर ए नाम का एक डायरेक्टर उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह मिस्टर सी को अपॉइंट किया। तो वो मिस्टर सी, ये डायरेक्टर कब तक रहता? नेक्स्ट एजीएम तक ना। वहां पर उसके रिमूवल का वापस डिसीजन होता है वो वोटिंग के साथ 2/3 1/3 वाला कहानी। तो फिर सर ये भी अगले 3 ही महीना तक रहेगा मिस्टर सी भी। फिर होगा मीटिंग में डिसाइड उसको आगे रखना है कि नहीं रखना। The removed director shall not be reappointed as a director by the board of director। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी जिस रिमूव किया उसको दोबारा रीअपॉइंट नहीं कर सकता। He shall not be eligible for any compensation or damage payable for his removal as a director। अगर वो फ्रॉडगिरी के केस में हट रहा है तो उसको कोई कॉम्पनसेशन वगैरह भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अगला वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेम्यूनरेशन ऑफ अ डायरेक्टर। एक मिनट करूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है सर? क्योंकि सर यहाँ कुछ परसेंटेजेस फिक्स है, कंपनी मर्जी आए उतना रेम्यूनरेशन नहीं दे सकता डायरेक्टर। ठीक है। तो पहले टॉपिक आता है ओवरऑल रेम्यूनरेशन कितना होगा। तो सेक्शन 197(1) बोलता है
total managerial remuneration payable by a public company to the director including MD and whole-time director in respect of a financial shall not exceed 11% of net profit of the company. बहुत काम का बात. टोटल रेमुनरेशन बोला है, ओवरऑल रेमुनरेशन मतलब एक डायरेक्टर का नहीं बोल रहा है बेटा. अगर मेरी कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं तो 6 के 6 का बात हो रहा है यहाँ पे मिला के उनका टोटल रेमुनरेशन नेट प्रॉफिट के 11% से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब रेम्यूनरेशन हर साल चेंज होता रहेगा. हाँ, नेट प्रॉफिट का 11% निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ना. कम में तो हर साल फिक्स रख लो, क्या दिक्कत है. हाँ, आप बोलोगे वैसे मेरा नेट प्रॉफिट बुरी तरीके से गिरा, हाँ तो ठीक है, चेंज होगा. ठीक. हाँ सर. इसके बाद ये पॉइंट बोला, द कंपनी इन जनरल मीटिंग में ऑथोराइज द पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन एक्सीडिंग 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट. हाँ, कंपनी अगर चाहे तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल लेके 11% से ज्यादा करवा ले, वो अलग बात. डायरेक्टर का रेमुनरेशन शेयर होल्डर फिक्स नहीं करता बेटा, वो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद फिक्स करता है. ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा रखना 11% से तो शेयर होल्डर से ऑथराइज करवा लो. If any director draws or receives directly or indirectly by way of remuneration any such amount exceeds the limit prescribed or without approval required of this section, he shall refund such amount to the company and until such sum is refundable hold in trust of the company. यानी अगर कंपनी का डायरेक्टर लोग बदमाशी करके 11% से ज्यादा रेमुनरेशन ले लिया, वो भी विदाउट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर. देखो ले तो सकता है अप्रूवल करवा के, ऑथराइज करवा के, लेकिन सब बिना ऑथराइज कराए ले लिया तो फिर उसको रिफंड करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी. क्लियर है. ये था बेटा ओवरऑल टू इट्स डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी एंड होल टाइम डायरेक्टर. यानी ये पार्ट टाइम सबका बात कर लिया है ना. अब खाली एमडी और होल टाइम के लिए भी एक लिमिट रखा, तब तो कंपनी बदमाशी कर सकता है ना बेटा. 11 में से 10% पूरा एमडी और होल टाइम को दे दिया, बोला 11 तो दे ही सकते हैं ओवरऑल, बाकी डायरेक्टर को 1% दे रहे, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को पूरा मिला के दे दिए 10%. हो ही सकता है ये बदमाशी. बोला नहीं कर पाओगे, इसके लिए भी रूल फिक्स कर दिए. बोला प्रोवाइडेड दैट रेम्यूनरेशन पेएबल टू एनी वन एमडी और होल टाइम डायरेक्टर, एक एमडी या एक होल टाइम डायरेक्टर को भी, सिंगल पर्सन को भी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते. मतलब कंपनी चाह कर भी एमडी को 10% अकेला नहीं दे सकता, वरना मुकेश अंबानी बोल देता ना रिलायंस का 10 नेट प्रॉफिट का 10% मेरा रेम्यूनरेशन. ये नहीं कर पाएगा वो, एक को 5% से ज्यादा नहीं मिलेगा. तो ओवरऑल कितना 11% और एक सिंगल इंसान को अकेले को 5% से ज्यादा नहीं दे सकते. सर 11 से ज्यादा दे सकते हैं अगर शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में उसको ऑथराइज करते हैं. ठीक है. If there is if there are more than one whole-time director, then remuneration shall not exceed 10% of the net profit to such directors and manager taken together. अगर तुम्हारे यहाँ एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर है तो भी मिला के होल टाइम डायरेक्टर्स को भी तुम 10% से ज्यादा रेमुनरेशन नहीं दे पाओगे. रेमुनरेशन पेएबल टू डायरेक्टर्स, द रेमुनरेशन पेएबल टू नाइदर एमडी नोर होल टाइम शैल नॉट एक्सीड 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट. और जो लोग एमडी और होल टाइम नहीं है उनका भी जोड़ जाड़ के टोटल 1% ऑफ द कंपनी का नेट प्रॉफिट से ज्यादा रेमुनरेशन नहीं हो सकता. ठीक है. देयर इज अ एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर. कंपनी में एमडी भी है, होल टाइम डायरेक्टर भी है या मैनेजर भी है. इन दैट केस इट शैल नॉट एक्सीड 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट. ये जो अदर देन होल टाइम है ना, मतलब ये जो अदर देन एमडी और होल टाइम है, अगर कंपनी में न तो कंपनी में न तो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना होल टाइम डायरेक्टर है, तब जो बच गए डायरेक्टर उनका 1% से ज्यादा नहीं हो सकता. और अगर कंपनी में एमडी या होल टाइम है तो फिर जो बच गए उनका 3% से ज्यादा नहीं हो सकता. तो क्या क्या कंडीशन आया,
सर एक कंडीशन आ रहा है 11% का, एक कंडीशन आ रहा है 5% का, एक कंडीशन आ रहा है 10% का, एक कंडीशन आ रहा है 1% का, और एक कंडीशन आ रहा है 3% का। ठीक बात। 11% किनके लिए बोला? टोटल ओवरऑल सब कुछ जोड़ जाड़ के, होल टाइम, नाइदर होल टाइम, एमडी, सबको लेके बात कर रहे हैं। ओवरऑल आपका रेम्युनरेशन 11% क्रॉस नहीं कर सकता। आपके एक एमडी या एक होल टाइम को 5% से ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता। एक से ज्यादा होल टाइम है तो होल टाइम का मिला के 10% ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकता। आपके यहाँ न तो एमडी है ना होल टाइम है, तो फिर जो अदर डायरेक्टर बच गया उनका रेम्युनरेशन 1% से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर आपके यहाँ पे एमडी होल टाइम है तो फिर ये जो अदर डायरेक्टर है उनका 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन ये अब आखिरी एक पॉइंट आता है, अगर कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं है तब क्या हो? मतलब या तो प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट इतना नहीं है कि रेम्युनरेशन दे सके। द कंपनी शैल नॉट पे टू इट्स डायरेक्टर इंक्लूडिंग एमडी और होल टाइम डायरेक्टर बाय वे रेम्युनरेशन एक्सेस फीस और पेएबल। रेम्युनरेशन में बी पेएबल इन सच सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द शेड्यूल 5। ठीक है। हाँ सर। अब आता है सिटिंग फीस। सर कई बार कंपनी में ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के मेन काम में नहीं बैठ रहे हैं, मीटिंग अटेंड करेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना। हाँ। और भी कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, उनको कंपनी को अलग से भी सिटिंग फीस भी देता है कंपनी डायरेक्टर को। मतलब रेम्युनरेशन तो देगा, उसके अलावा हर मीटिंग अटेंड करने का चार्ज। तो डायरेक्टर में रिसीव फीस फॉर अटेंडिंग द मीटिंग ऑफ द बोर्ड और कमिटी thereof or any other purpose which whatsoever may be decided by the board. Such fees shall not exceed 1 lakh rupee per meeting of the board or committee. ये भी कम है क्या? 1 लाख पर मीटिंग। ठीक है। और बोला यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या वुमेन डायरेक्टर मे रिसीव द फीस नॉट लेस देन द फीस पेबल टू अदर डायरेक्टर। अब अगर आप अपने नॉर्मल डायरेक्टर को सिटिंग फीस दे रहे हो 70,000 रुपया महीना, 70,000 रुपया पर मीटिंग, तो उतना ही आपको इंडिपेंडेंट को और होल टाइम को भी देना, वुमेन डायरेक्टर को भी देना पड़ेगा। प्रोफेशनल फीस। कई बार होता है ना आपका डायरेक्टर बहुत प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, वो कोई डिग्री प्रैक्टिस करता है, तो उस बात का काम करके देने का अलग भी चार्ज करेगा। तो बोला एनी रेम्युनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय एनी सच डायरेक्टर इन अदर कैपेसिटी। वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं, अदर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, shall not be included in the service rendered as a professional nature in the opinion of the nomination of remuneration committee। तब फिर आपका एक रेम्युनरेशन कमिटी होना पड़ेगा, वो कमिटी डिसाइड करेगा कि वो प्रैक्टिसिंग या प्रोफेशनल डायरेक्टर जो है उनको कितना फीस देना चाहिए। तो आपका रेम्युनरेशन कमिटी होना चाहिए, वही डिसाइड करेगा। ठीक है। मतलब प्रोफेशनल फीस का कोई अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, बस बोला आपके यहाँ पे एक रेम्युनरेशन कमिटी होगा, वो डिसाइड कर। सर कैसे पेमेंट करेंगे? मंथली मंथली, क्वार्टरली क्वार्टरली, ईयरली में एक बार? बोला प्रोवाइडेड दैट अ डायरेक्टर में बी पेड रेम्युनरेशन आइदर वे ऑफ मंथली पेमेंट टू बी स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और पार्टली बाय वन वे एंड पार्टली बाय अदर। मतलब थोड़ा पेमेंट आप मंथली रख दिया और फिर ईयर एंड में जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो परसेंटेज निकाल के देख लेंगे तुम्हारा कितना और कम पड़ा, वो दे देंगे। ठीक है। या फिर खाली नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल के लास्ट में एक बार में दे दिया, या दोनों कर लिया, जो भी कंपनी को मना वो कर सकते। ठीक। ये वाला आंसर थोड़ा ज्ञानबाजी है। एक डायरेक्टर का काम क्या है? वो कंपनी के आर्टिकल्स के हिसाब से काम करेगा, वो कंपनी के गुड फेथ में काम करेगा, वो मेंबर्स के बेनिफिट के हिसाब से काम करेगा, मतलब उनके इंटरेस्ट में, वो रीजनेबल केयर के साथ अपना ड्यूटी परफॉर्म करेगा। कोई भी अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट के साथ काम, कंपनी का कंफ्लिक्ट आ रहा है तो ट्राई करेगा कि उस कंफ्लिक्ट को अवॉइड करके काम करे। कंपनी के साथ उसका कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई अगर वो अनड्यू गेन कमा लिया है बिना कंपनी को बताए, वो या उसका कोई रिलेटिव, देन
वो गिल्टी पाया जाएगा, उसको वो पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। A director of a company shall not resign if his office if any assignments are made shall be void. क्या बोला? डायरेक्टर ऑफ शैल नॉट असाइन, रिजाइन नहीं बोला। मतलब डायरेक्टर अपना काम किसी और को असाइन नहीं कर सकता। If a director of the company contravenes the provision of section 166, such director shall be punishable with fine which shall not be less than 1 लाख रुपीज। ये जो ऊपर बात बोला है, ये रूल्स अगर कोई वो डायरेक्टर तोड़ता है तो फिर उसको फाइन पेनल्टी लगेगा कितना? 1 लाख से लेके 5 लाख तक का, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। अगला टॉपिक है पावर्स ऑफ अ डायरेक्टर। तो बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या क्या चीज का पावर है। तो देखो बोला पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी एक्सरसाइज ओनली बाय मींस ऑफ रिजोल्यूशन पास मीटिंग होता है। हाँ, डायरेक्टर कोई भी अपना पावर को एक्सरसाइज करेगा बोर्ड मीटिंग में डिसीजन पास करा के, इंडिविजुअली अकेला बैठा बैठा नहीं। तो देखो उसको क्या क्या पावर दिया। मेक अ कॉल मनी मंगवा सकता है शेयर होल्डर से, बाईबैक को ऑथोराइज कर सकता है 10% तक, याद है ना? वापस बोलो। बाईबैक को ऑथोराइज कर सकता है 10% तक, 10 से ऊपर हो तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। सिक्योरिटीज वगैरह, डिवेंचर वगैरह इशू कर सकता है, मनी बोरो कर सकता है, फंड को इन्वेस्ट कर सकता है कंपनी का, कंपनी को किसी को लोन वगैरह दे सकता है, किसी के ब्याह में, कंपनी के ब्याह में गारंटी दे सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव कर सकता है। डाइवर्सिफाई द बिजनेस, दूसरा बिजनेस के लिए प्रपोजल ला सकता है, बिजनेस को किसी के साथ अमालगमेशन, मर्जर या रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है। लेकिन ये सारे डिसीजन शेयर होल्डर के रिजोल्यूशन से पास करेगा। टेक ओवर ऑफ अ कंपनी, दूसरी कंपनी को टेक ओवर का डिसीजन ले सकता है। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, रिमूवल ऑफ केएमपी, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड कंपनी सेक्रेटरी, ये सब चीजें कर सकता है, लेकिन रिजोल्यूशन पास करेगा मीटिंग में। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या काम नहीं कर सकते। कंपनी का सेल, लीज या अदरवाइज डिस्पोज द होल और सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग ऑफ अ कंपनी, कंपनी का कोई पार्टली या फुल्ली बेच देना, गिरवी रख देना, ये सब काम नहीं कर सकता वो। उसके लिए उसको शेयर होल्डर से एसआर पास करवाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? अरे सही बात है सर, कंपनी का मेरा 4 बिजनेस है, एक बिजनेस ही बेच दिया एक डायरेक्टर। ऐसे थोड़ी ना होता सर बिना शेयर होल्डर के परमिशन के। इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, कंपनी का पैसा को कंपनी के ट्रस्ट को छोड़ के कहीं और इन्वेस्ट कर रहे। जितना कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व है उससे ज्यादा का बोरोइंग कर रहा है। टू रेमिट और गिव टाइम फॉर रिपेमेंट ऑफ एनी ड्यू, कोई डायरेक्टर की कंपनी से उधार लिया था और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही परमिशन दे रहा है कि ठीक है थोड़ा देर बाद पैसा दे देना, ये तो चीटिंग ही हुआ ना। ये सब काम नहीं कर सकता, इनके लिए उनको शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन टू चैरिटेबल फंड एंड पॉलिटिकल पार्टीज, द पावर ऑफ मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड चैरिटेबल एंड अदर फंड is available to the board subject to certain limit. Permission of company in GM is required if such contribution if any financial year exceed 5% of its average net of the immediate preceding financial year. हम 2022-23 में किसी चैरिटेबल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहते हैं एज ए कंपनी, एज ए डायरेक्टर, तो मेरे को शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर वो कंट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज से ज्यादा है, 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 21-22 वाला फाइनेंशियल ईयर। हम कंट्रीब्यूट कब कर रहा है? 22-23 ना, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बोला। और अगर ये रूल तोड़ते हैं तो 5 टाइम्स तक पेनल्टी है और इम्प्रिजनमेंट भी है, 6 महीना तक का जेल का।
ठीक है, हाँ सर। मतलब सर सीधा बात है, डोनेशन देना इतना सिंपल रूल नहीं है, 5% तक ही दे सकते। पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन टू मेक कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड, ये भी एक काम का पॉइंट है। गवर्नमेंट का है ना ये, तो नेशनल डिफेंस फंड, आर्मी वगैरह को, जी सर। या जो गवर्नमेंट से अप्रूव फंड है वहां डोनेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, द बोर्ड इज ऑथोराइज्ड टू कंट्रीब्यूट सच अमाउंट इफ यू थिंक फिट फॉर नेशनल डिफेंस फंड और एनी अदर फंड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल डिफेंस। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन इट्स पीएल द टोटल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू विच द अमाउंट रिलेट्स। मतलब कोई परसेंटेज का रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं है, क्योंकि देश का सुरक्षा का मैटर है। अभी मान लो इंडिया का कोई बड़ा वॉर लग जाए तो टाटा, रिलायंस, गवर्नमेंट इनको बोलेगा ना, बड़ी बड़ी कंपनी हो गया, लंबा कंट्रीब्यूशन दो। जी जी। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रखा भी नहीं, बस खाली क्या बोला, बोर्ड को ऑथराइज्ड है, लेकिन बस अपने पीएल में उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना डोनेशन किया। तो ठीक ही बात है, बैलेंस शीट पीएल में दिखना ही चाहिए वो अलग से फिगर। तो तुम उसको नॉर्मल डोनेशन में मत डालो, उसको अलग से हेड बना के हाईलाइट करो। ये भी इजी टॉपिक है। कंपनी को डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सन का रजिस्टर मेंटेन रखना पड़ता है। हाँ सर, नॉर्मल बात है, जिसमें उसका डायरेक्टर का डिन नंबर होगा, उसका नेम और सरनेम होगा। अगर नेम सरनेम के अलावा वो है ना, कुमार लगाता है, नीरज कुमार जैन, ऐसे बहुत जन रखता है, तो वो सब भी होगा। उसके फादर का नेम, मदर का नेम, स्पाउस का नेम अगर मैरिड है तो, डेट ऑफ बर्थ, उसका पैन नंबर, परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, उसका नेशनलिटी, अगर और कोई वो काम करता है तो ऑक्यूपेशन, किस दिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट हुआ, उसका दोबारा रीअपॉइंटमेंट कब हुआ कंपनी में, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और केएमपी, हाँ वो इसके पहले कौन से कंपनी में कोई पोस्ट होल्ड करता था, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, अगर वो सीएस है तो पैन नंबर हम पहले ही बोल चुका था। तो ये सब चीजें आपको उस रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी। तो नॉर्मल ज्ञानबाजी थी। और रिटर्न, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी कंपनी में हर साल डायरेक्टर और केएमपी से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं, तुमको उसको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा फ्रॉम 30 डेज फ्रॉम सच अपॉइंटमेंट। क्या बोला, अ रिटर्न कंटेनिंग द पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन एंड चेंज देयर इन shall be filed with the registrar in forms of DIR 12। तो DIR 12 में कंपनी आरओसी को बताएगा कि कोई अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ है नया तो कौन है वो। ये भी उतना कुछ काम का बात नहीं है। इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, सेक्शन 171 प्रोवाइड दैट रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड KMP shall be keep open for inspection during business hour। और कंपनी के मेंबर्स को ये राइट दिया गया है कि वो लोग उसका कॉपी भी एक्सट्रैक्ट करा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और कंपनी को उनके रिक्वेस्ट के 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा। और अगर कंपनी ये नहीं मानता है, ये रूल तोड़ता है, तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर उनको 50,000 से लेके फाइन है 5 लाख तक। ठीक, अब आता है ये काम का एक टॉपिक, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। डायरेक्टर अपॉइंट कैसे होती है? तो सेक्शन 119 प्रोवाइड दैट कंपनी शैल नॉट अपॉइंट एन एमडी और मैनेजर एट द सेम टाइम। तुम्हारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर दोनों एक साथ नहीं हो सकती। बेटा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, मैनेजर मतलब वो मिडिल लेवल वाला मैनेजर का बात नहीं हो रहा, मतलब वो सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, वो मैनेजर नहीं। कंपनी का जो ओवरऑल हेड मैनेजर होता है, भैया एमडी है तो फिर और हेड मैनेजर क्या होगा बेटा? ये तो जबरदस्ती का पोस्ट क्रिएशन नहीं हो गया। एमडी तो अल्टीमेट हेड मैनेजर होगी, ओवरऑल मैनेजर ऑफ द कंपनी। तो यही बोला कि अगर तुम्हारे यहाँ एमडी है और मैनेजर है, ये एक साथ दोनों नहीं हो सकता सेम टाइम पे, मतलब एक पोस्ट दिखाओगे खाली। अ कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एन एमडी या होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर टेन्योर ऑफ 5 ईयर ओनली एट अ टाइम। मतलब एमडी या होल टाइम कितने टाइम के लिए होंगे? मैक्सिमम 5 साल।
उनका मिनिमम एज लिमिट क्या होगा? 21 ईयर्स। मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा? 70 साल। और 70 के ऊपर भी अगर किसी को रखना है तो द अपॉइंटमेंट ऑफ अटेंड एज 70 मे मेड बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। शेयर होल्डर से एसआर पास करा लो, तब 70 साल के ऊपर भी एमडी या ऑल टाइम डायरेक्टर रख सकते हो, मतलब जिनका एज 70 क्रॉस कर गया। मान लो मुकेश अंबानी है, उसका एज तो 70 क्रॉस तो करेगा कभी ना कभी तो सर वो तो फिर उसको डायरेक्टर का पोस्ट छोड़ना पड़ेगा रिलायंस का। क्योंकि खुद से छोड़ के बेटा लोग को बना दे तो अलग बात, नहीं छोड़े तो एसआर पास कराएगा। हाँ, तो बस एसआर पास कराएगा और रह जाएगा। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि क्यों वो जरूरी है। जैसे रतन टाटा भी दोबारा आए थे एक बार चेयरमैन का पोस्ट पे, ध्यान है? टाटा ग्रुप छोड़े थे, साइरस मिस्त्री बने थे चेयरमैन। हाँ, तो क्यों आए थे? क्योंकि उनको लगा शायद किसी गलत काम करे, तो एसआर पास किया और दोबारा आ गए एक बार। वो तो 80+ ईयर्स के हो गए थे उस समय। ठीक है, मतलब रिजाइन करेंगे अगर मतलब ऐसे तो वापस आ सकता है, अगर रिमूवल होगा तो नहीं आ सकता वापस। हाँ ठीक बात। अब बोला गया था क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, कंपनी एमडी या डायरेक्टर में होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर सिंपल वही सब रूल बार बार आ रहे हैं। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब अभी केस चल रहा है इंसॉल्वेंसी का, ठीक है, या फिर एडजस्ट हो गया एज इंसॉल्वेंट, दोनों ही मैटर। मतलब केस चल रहा है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, दोनों ही केस में वो एमडी या होल टाइम डायरेक्टर नहीं बन सकता। At any time suspended payment to the creditor or may any time made a composition with them। क्रेडिटर को पेमेंट से माफ कर दिया था अचानक से, या उनके साथ कोई सेटलमेंट कर दिया था, सर ये नहीं कर सकते आप कंपनी में। सेटिंग ही हो गया ना टैग में, हम क्रेडिटर से पैसा पाता था कंपनी, डायरेक्टर उसको माफ कर दिया, ठीक है जाओ मत पेमेंट करो। ऐसे नहीं होता सर। तो ऐसा कुछ करता हुआ डायरेक्टर पकड़ा गया तो फिर वो डायरेक्टर एमडी या होल टाइम नहीं बन सकता। या सर कोई कोर्ट उसको कन्विक्ट किया है कोई केस में फॉर अ पीरियड मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर का उसको कोई कोर्ट सजा डिक्लेयर किया है तो उसको डायरेक्टर का पोस्ट हटना पड़ेगा, या वो आगे एमडी या होल टाइम अपॉइंट नहीं हो पाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन of such appointment and remuneration payable to be approved by the board of directors at a meeting which shall be subject to approval by resolution in the next general meeting of the company। ये इस पॉइंट से थोड़ा बाहर निकल गया है। कौन एमडी ऑल टाइम नहीं बन सकता, उसमें फालतू का ज्ञान दे दिया कि उनका रेमुनरेशन रिजोल्यूशन पास करवा के ही होगा। मतलब ठीक है तुम्हारा कमिटी रेमुनरेशन डिसाइड करता है तो, लेकिन उसका एमडी या ऑल टाइम का जो रेमुनरेशन देने का बात है वो कमिटी डिसाइड करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको शेयर होल्डर से अप्रूवल भी पास, रिजोल्यूशन इन नेक्स्ट जनरल मीटिंग में पास कराना पड़ेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट का पॉइंट नहीं था एक्चुअली में। ये पॉइंट तो अपने पढ़ रहे थे कि कौन कौन नहीं अपॉइंट हो सकता। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 5 impose the following additional condition to be fulfilled for the appointment of MD और होल टाइम डायरेक्टर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा तब अप्रूवल लेना पड़ेगा सीजी का। ये शेड्यूल 5 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है कुछ एडिशनल कंडीशंस में। तो सर अगर आपको अप्रूवल नहीं मिला तो आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो पाओगे, है ना। ही मे बी सेंटेंस ऑन इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ फाइन। किसी के ऊपर भी अगर 1000 से ऊपर का फाइन लगा हुआ है फॉर द कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द फॉलोइंग एक्ट्स, देखो इंडियन स्टैंप एक्ट, सेंट्रल एक्साइज, IRDA, फूड ऑल्ट्रेशन, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम एक्ट, बहुत सारे एक्ट है ना इंडिया में। हाँ सर। इनमें से किसी भी एक्ट में उसके ऊपर फाइन पेनल्टी लगा हुआ है अगर 1000 रुपए से ऊपर का, या इम्प्रिजनमेंट है फॉर एनी पीरियड, तो फिर वो आदमी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। He has been detained for any period under the Conversion of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Act। बाप रे बाप, उसको जेल वेल हुआ था या पकड़ा गया था वो फेमा एक्ट में स्मगलिंग करते हुए, तो सर वो डायरेक्टर एमडी या होल टाइम नहीं बन सकता। ठीक है,
ये लेकिन क्या बोला, ही इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक इसका पॉइंट छूट गया। नहीं, मेरे को लग रहा है ये बोलना चाह रहे हैं पता नहीं कि क्या पॉइंट पे बोलना चाह रहा है। ये तो पॉइंट है नहीं कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो डायरेक्टर नहीं बन सकता, या उल्टा भी नहीं हो सकता कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना ही पड़ेगा डायरेक्टर बनने की। हाँ ठीक बोला, होल टाइम, हाँ ठीक बोला ठीक बोला ठीक बोला, होल टाइम डायरेक्टर या एमडी बनने के लिए आपको रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। उल्टा बोल दिया, यहाँ लिखना था कि नहीं होगा तो नहीं अपॉइंट हो सकता। हाँ, where an appointment of MD or whole time director is not approved by the company in general meeting। अरे वाह, आप एक आदमी को अपना एमडी ऑल टाइम अपॉइंट कर लिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करके, लेकिन उसके बाद शेयर होल्डर से अप्रूवल ही नहीं लिए, तो वो हटेगा, ये ऑब्वियस बात है ना। हाँ सर। A return of form MR11 shall be filed indicating the appointment of MD। जब भी अपॉइंट करो ROC को इन्फॉर्म कर देना कि हमारे ये कुछ एक पॉइंट ये लोग लिखते समय ठीक से देखा नहीं, ये सर ये पॉइंट नहीं अपॉइंट करने वाला लाइन में गलती आ गई। ये खाली बोला है कि खबर वाले लाइन में, हाँ ये आ गया कि खबर करने वाला लाइन में अलग से एक पॉइंट बनना चाहिए। ठीक है, जी सर। नेक्स्ट चैप्टर 20 ये क्या है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। एक फाइनेंशियल कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशनल कंट्रोलर जॉब टाइटल स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ कंपनी। कंपनी में कई बार CFO होता है, CEO होता है, COO होता है, क्या होते हैं ये सब। CFO माने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO माने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO माने चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर। तो ये लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है की मैनेजरियल पर्सन के रूप में, तो उसी के ऊपर यहाँ ज्ञान दिए। अब ये पूरा टॉपिक की मैनेजरियल पर्सन पे जा रहा है, मतलब डायरेक्टर एमडी को छोड़ के की मैनेजरियल पर्सन, वो तो है ही की मैनेजरियल पर्सन, वो खुद भी की मैनेजरियल ही है, डायरेक्टर एमडी ये लोग, लेकिन उनके अलावा भी बात हो पोस्ट को छोड़ के बाकी सब। हाँ, तो बोला जा रहा है कंपनी में चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर होना चाहिए जो कंपनी के फाइनेंशियल फंक्शन को कंट्रोल करेगा। कोई ऑपरेशनल कंट्रोलर होना चाहिए जो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा एक पर्टिकुलर पार्ट का। CEO बहुत सारे होते हैं अलग अलग एक्टिविटी संभालने वाले। सो दो ड्यूटीज आर वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस डिपेंडिंग ऑन इट्स ऑपरेशन। और वैसा बात है, सब में सब नहीं होते ना। मेरे कंपनी में नहीं दरकार है CFO का, हम नहीं रखा, मेरा मन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बात बोल दिया, बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी करता है। While there are some similarities of an operation of business control versus financial controller, there are definitely two distinct roles within an organization। अच्छा, ये भी बोला कुछ कुछ कंपनी में दोनों काम एक ही आदमी संभाल सकते हैं। मेरे यहाँ फाइनेंस वाला बहुत बड़ा काम नहीं है मान लो, तो वही एक ही आदमी संभाल रहा है। तो बोला ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये सब बदलता रहे। बोथ पोजीशन यूजुअली इन्वॉल्व बजटिंग, फोरकास्टिंग। इनका काम क्या होता है, बजट बनाना, फोरकास्ट करना, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना। द फाइनेंशियल कंट्रोल डील विथ ऑर्गेनाइजेशंस डेली अकाउंटिंग ऑपरेशंस भी आ जाता है उसमें। मतलब अब इनका काम बता रहे हैं, इनका काम है ओवरऑल अकाउंटिंग, पेरोल देखना। पेरोल क्या होता है बेटा, एनी आइडिया? भूल गई। बहुत काम का वर्ड है। पेरोल होता है बेटा कंपनी का एम्प्लॉइज का डिटेल संभालना, किसका कितना सैलरी है, किसका कितना PF कटा, कौन कितना एब्सेंट किया, प्रेजेंट किया, इस महीना कितना सैलरी कटेगा, किसको कितना बोनस देंगे, वो जो अकाउंट्स में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना इसका, तो जी जी, वो पेरोल होता है। अच्छा, अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर वगैरह, अकाउंट रिसीवेबल वगैरह, डेटर PR वगैरह, ये सब भी मैनेज करता है। सर ये किस तरीके से ना, ये पैराग्राफ खाली ज्ञान दे रहा है कि कौन क्या काम करता है। बाय मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल बजट, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन का बजट को मैनेज करता है, प्रिपरेशन करता है अलग अलग रिपोर्ट्स का, रेगुलेटरी ऑफ मंथली एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो जो रेगुलेशंस है गवर्नमेंट का, जैसे TDS जमा करना, GST जमा करना, P-टैक्स जमा करना, PF जमा करना, वो सब ये लोग मैनेज करता है। ठीक है ना। कंपनी का फिजिकल एफिशिएंसी मतलब टैक्सेशन वगैरह देखता है, कितना टैक्स लग जाएगा, तो ये सब इनका काम है। तो सर ये क्यों पढ़ रहे थे पता नहीं, यहाँ पे जबरदस्ती पैराग्राफ घुसा दिया। लेकिन अब आता है, चैप्टर है। हाँ छोटा सा ऐसे ही चैप्टर बना दिया।
चैप्टर 21 बोलता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये बहुत काम का बात है। ये ऑथर नहीं होना था, ऑडिटर होना था। तो ये पूरा पार्ट आप ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ क्या बोला था, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर हैज बीन लेड डाउन बाय द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइडेड इन सेक्शन 143। The act explains the duties of a simplified manner, although the list given is not exhaustive. ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है। एक ऑडिटर का इतना ही काम हो, जरूरी नहीं और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोला है, एवरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी shall have a right to access at all time to the books of accounts। ऑब्वियस सा बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, इससे रिलेटेड जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सब हर ऑडिटर को राइट है उसको एक्सेस करने का। ठीक है, वो कंपनी के ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मांग सकता है या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है अगर वो उसके पार्ट ऑफ द ड्यूटी में आता है। इसके अलावा और क्या काम है एक ऑडिटर का, whether loan and advances made by the company or on the basis of security has been properly secured। कंपनी किसी को लोन या गारंटी दिया है, लोन या एडवांस दिया है, कंपनी उसका सिक्योरिटी लिया है कि नहीं, कंपनी के हित में है कि नहीं, या कंपनी के अगेंस्ट में कोई काम तो नहीं हो रहा है ना लोन वोन देने में। कंपनी का पैसा डूब जाएगा तो शेयर होल्डर का पैसा डूब जाएगा ना बेटा। हाँ सर। Whether transactions of a company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company। कई बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसा एंट्री होता है जैसे बुकिश एंट्री है बेटा, जैसे डेप्री जी। एक्चुअली में तो कोई पैसा नहीं जा रहा। नहीं। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब क्या है, बुकिश एंट्री है, बुकिश। तो ये देखना है ऑडिटर, तुम्हारा ड्यूटी बनता है ऑडिटर कि कहीं ये कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा ना ये सब बनाना, मतलब बहुत ज्यादा फिगर्स तो नहीं ले रहे हैं, बहुत कम फिगर्स तो नहीं लिया जा रहा है ना। अच्छा। वेयर द कंपनी आर नॉट बीइंग इन इन्वेस्टिंग कंपनी, अगर ये कंपनी इन्वेस्टिंग कंपनी नहीं है तो कंपनी का पैसा दूसरी कंपनी के शेयर डिवेंचर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट तो नहीं हो जा रहा है ना, या फिर उनको बाद में लॉसेस में तो नहीं बेच के कंपनी लॉस खा रहा है ना। अरे भैया मेरा काम है वाटर बॉटल बनाना, इस बार पड़ा था 2 करोड़ रुपया लगा दिया कंपनी के शेयर में, क्योंकि अभी स्टॉक बनाने में देरी था या स्टॉक अभी रिक्वायरमेंट में नहीं था, और ये 2 करोड़ में से 50 लाख डूब गया, लॉस में बेच के फिर 1.5 करोड़ उठा लिए। तो भैया क्या कर रहे थे, कंपनी का पैसा कहाँ ऐसा जगह लगाए थे। तो वो सब तुम्हारा ऐसा ऑडिटर ड्यूटी बनता है चेक करने का। Where the loans and advances made by the company has been shown in as a deposit, कंपनी किसी को लोन एंड एडवांस दिया उसको अलग हेड में शो किया है कि नहीं, कंपनी के लोग कोई पर्सनल एक्सपेंसेस तो कंपनी के बुक्स में नहीं डाल रहे हैं ना। Whether they stated in the books of documents of the company that are shares have been allotted for cash, कंपनी किसी को कैश में शेयर दिया, अदर देन कैश शेयर दिया है, तो वो पूरा डिटेल मेंटेन हुआ है कि नहीं, किसको किसको शेयर गया है। द ऑडिटर shall मेक अ रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर, मेंबर्स को रिपोर्ट जाता है ऑडिटर का, कंपनी के मैनेजमेंट को नहीं रिपोर्ट जाता है। ये रिपोर्ट किसको, वो टू द करके किसको लिखता है, टू द शेयर होल्डर करके लिखता है, शेयर होल्डर ऑफ ABC लिमिटेड ऐसे करके लिखता है अपना रिपोर्ट। तो इसका पूरा रिपोर्ट बुक्स ऑफ अकाउंट को वो जो एग्जामिन किया है हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मेंबर्स ग्रुप को जाएगा, शेयर होल्डर को, और उसको जनरल मीटिंग में प्रेजेंट भी किया जाएगा। शेयर होल्डर को चला भी जाएगा, फिर जनरल मीटिंग में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, शेयर होल्डर वहां उसका अप्रूवल पास करेंगे। अड्डा में यही तो होगा, अड्डा का पहला ये, उस रिपोर्ट में ऑडिटर रिपोर्ट भी एक पेज होगा जिसमें वो बताएगा कि कंपनी का बैलेंस शीट, PL, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर डॉक्यूमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहे हैं कि नहीं। ऑडिटर का रिपोर्ट में और क्या होगा, whether he has sought any obtained the information and explanation to the best of knowledge or believe are necessary for the purpose of his audit, वो क्या क्या जानकारी इकट्ठा किया था, उसके हिसाब से वो जानकारी कंपनी की कितने काम का है ये भी वो अपने रिपोर्ट में लिखेगा। उसके ओपिनियन में बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो एज पर लॉ बना है कि नहीं बना है, डॉक्यूमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं, अलग अलग ब्रांचेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो एक साथ लिया है कि नहीं। एक कंपनी का 100 ब्रांच हो सकता है बट फाइनल बैलेंस शीट तो एक बनेगा ना, बैलेंस शीट PL। तो एज एन ऑडिटर आपका ड्यूटी बनता है उनको आप कंबाइंड किए होगी नहीं। Whether the company's balance sheet and PL account deal with the report are in agreement,
विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डॉक्यूमेंट है उन सबसे आपका बैलेंस शीट पीएल एकदम मैच हो रहा है कि नहीं। आप अपना ओपिनियन देते हो कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। आप ऑब्जर्वेशन या कमेंट देते हो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कंपनी में हुआ है उसका कंपनी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो आगे फ्यूचर पे नहीं होगा ना। कंपनी का कोई डायरेक्टर वाइटर ऐसा तो अपॉइंट नहीं हुआ ना जो डिस्क्वालीफाइड है। एनी क्वालिफिकेशन उसको अगर और कोई डाउट लग रहा है या कोई रिमार्क लग रहा है तो वो भी अपने ऑडिट रिपोर्ट में देगा। और कंपनी का इंटरनल फाइनेंशियल सिस्टम प्रॉपर कंट्रोल में है कि नहीं वो इस पे भी अपने रिपोर्ट में लिखेगा। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं। ठीक है। इसके अलावा अगर उसको और कोई बात लगता है जो नेगेटिव लग रहा है उसको, या उसको लग रहा है नेगेटिव है लेकिन उसको कोई प्रूफ नहीं मिल रहा, ऐसा भी तो बहुत बार होता है। मेरे को लग रहा है कि गड़बड़ तो है या ये चीज ठीक तो नहीं है बट मेरे पास कोई जस्टिफाइबल एविडेंस भी नहीं है इसका, तो वो बात हम अपने रिपोर्ट में अलग से मेंशन कर देंगे। ठीक है। अगर आपका गवर्नमेंट कंपनी है तो आपका ऑडिटर कौन होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, CAAG। इसको बहुत CAG भी बोलता है, CAAG भी बोलता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर है तो ये एंड का ए लेता है, बहुत जन एंड का ए नहीं लेता, बोलता है CAG। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है जो सारी गवर्नमेंट कंपनीज का, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का इनका ऑडिट वो करता है, या वो अपॉइंट करता है किसी और को जो उनका ऑडिट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनका ऑडिट पूरा कैग देखते हैं। ठीक है। या तो कैग का कोई आदमी करेगा या फिर कैग किसी को अपॉइंट करेगा। मतलब कैग मान लो उतना बड़ा ऑडिट नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरे प्राइवेट चार्टर्ड फर्म को भी काम दे सकता है, लेकिन पॉइंट इज वो अपॉइंट कैग ही करेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अगर वो खुद कर रहा है या कोई और से करा रहा है, जिस दिन उसको ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगा उसको 60 days के अंदर अंदर वो अपना कमेंट वगैरह देके फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दे। और अगर उसको लग रहा है कि नहीं जो ऑडिट रिपोर्ट आया है उसमें बहुत झोल झमेटा है तो फिर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट यानी दोबारा अपने हिसाब से डिटेल या समरी ऑडिट फिर से करवा सकते। मतलब मान लो कैग हमको अपॉइंट किया, नीरज CA फॉर्म बोल किया मेरा, ठीक है, उसको अपॉइंट किया, उसको लेकिन लग रहा है कि नीरज का रिपोर्ट ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है और भी, तो फिर वो बोल सकता है कि दोबारा ऑडिट होगा या कुछ पार्ट का दोबारा ऑडिट होगा। कोई और करेगा। हाँ, वो कोई और करेगा या क्या खुद करेगा, जो भी। Without prejudice to the provision of this chapter, the Comptroller and Auditor General of India may, in case company covered under subsection 2 of 123 episode deemed necessary, may order test audit to be conducted by the accounts of such company. कैग के दायरे में वो कंपनी नहीं भी आता है, अगर मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कैग का डेबिट में नहीं आता, पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉर्मल रिलायंस, उसका तो ऑडिट कैग नहीं करेगा। लेकिन अगर कैग को लग रहा है कि उसका कुछ टेस्ट ऑडिट होना चाहिए तो फिर कैग उसको भी मतलब बोल सकता है कि इसका ये टेस्ट ऑडिट करवाइए। When the company has branch office, the account of that office shall be audited either by the auditor appointed by the company under this act or by any other person qualified for appointment as the auditor of the company under this act. तो देखो ब्रांच, देखो एक कंपनी का हेड ऑफिस होता है और बहुत सारा ब्रांच होता है, तो कभी कभी तो ये होता है जो HO का ऑडिट कर रहा है वही सारा ब्रांच का भी ऑडिट कर रहा है। कंपनी ये भी कर सकता है, कभी कभी कंपनी ये भी बोल सकता है कि नहीं इतना सारा ब्रांचेज है जिनका ऑडिट वो एक अकेला ऑडिटर नहीं कर पाएगा, हेड ऑफिस का ऑडिटर कोई और ब्रांच का ऑडिटर कोई और, लेकिन वो उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए CA इन प्रैक्टिस का। और फिर वो अपना ऑडिट रिपोर्ट उस मेन ऑडिटर को सौंपेगा जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है और वो फिर फाइनल रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा। ठीक है। एवरी ऑडिटर शेल कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑब्वियस सा बात है। हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट AS और SA दोनों मानना पड़ता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं सर? सेंट्रल गवर्नमेंट
नेशनल एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन से या कंसल्टेशन से और ICAI मिलके, देखो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल एडवाइजरी कमेटी NAC, ICAI और NAC मिलके इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और फिर वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करते हैं। ठीक है, और ऑडिटर को इन सबको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मान के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है। तो बोला देखो, notwithstanding anything contained in this section, if an auditor of a company in the course of performance of his duties has a reason to believe that offence involving fraud is being committed against the company by the officer, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका रिपोर्ट भेजेगा। आप जिसके भी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, अगर 1 करोड़ के नीचे का फ्रॉड है, ये बात आपको हम बता देते हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, सुन लो। 1 करोड़ के नीचे का फ्रॉड है तो मेरा पहला काम होगा कंपनी को रिपोर्ट करना और कंपनी से एक्सप्लेनेशन मांगना कि बताइए ये फ्रॉड किस बात का हुआ। और 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड है तो हम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कंप्लेंट ठोक सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ पे यही बोला, इफ एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एज एन ऑडिटर हैज अ रीजन टू बिलीव that an offence involving fraud has been committed against the company by officer or employee of the company, he shall immediately report the matter to the central government within such time as may be prescribed. If an auditor of a company in the course of performance of duties has a reason to believe that offence of fraud involving such amount as may be prescribed is being made or have been committed in the company by the officer of the auditor shall report the matter to the central government. तो यहाँ पे क्या बोला? Amount prescribed, है ना? ये प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट 1 करोड़ है, ये आपको हम बता देते हैं। 1 करोड़ के ऊपर का हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंप्लेन करना चाहिए। 1 करोड़ के नीचे का फ्रॉड है तो पहले कंपनी को बोलो, कंपनी को टाइम दो, वो या तो ठीक करे या उसका रीजन तो लेके आए, या जो लोग कमिटेड है उनको पकड़े। लेकिन अगर एज एन ऑडिटर तुमको लग रहा है कि कंपनी कुछ नहीं कर रहा है, तब फिर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सर हम तो लिख दिया, हमको तो लगा फ्रॉड है, बट बाद में ये फ्रॉड नहीं निकला तो सोचो। सर टेंशन नहीं, आपको लगा था ना, आप तो गुड फेथ में बोले थे ना ये बात, तो आपका गला कोई नहीं पकड़ेगा। ओ तुम तो कंपनी को फंसाने के लिए बोला था फ्रॉड है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल ये साबित हो जाए कि तुम उनको फंसाने के लिए कर रहे थे तो अलग बात है। अदरवाइज तुम अगर गुड फेथ में किया तो तुम्हारा इसमें कोई गड़बड़ नहीं। सर ये सब करता कौन है? CA इन प्रैक्टिस, है ना? बट सर तो फिर हमारा क्या रोल है? हम लोग तो CMA वाले, तो हम लोगों को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है CA क्या करेगा? तो ये लोग तुम लोग क्या करोगे वो भी लिख दिए। द कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंटिंग कंडक्टिंग कॉस्ट ऑडिट, तुम लोग कॉस्ट ऑडिट करते हो और तुम लोगों का भी सेक्रेटरियल ऑडिट लिखा है, रूल लिखा है, वो फॉलो करते हुए करते हो। तुम लोग फैक्ट्री का कॉस्टिंग का डिटेल को चेक करते हो। इफ एनी ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डज नॉट कंप्लाई, हाँ लेकिन जो रूल लिखा है तुम लोग कंप्लाई नहीं करते हो, या CA हो या CMA हो या CS हो, तो हम लोगों के ऊपर भी 5 लाख तक का फाइन। अगर तुम लिस्टेड कंपनी के केस में गड़बड़ करते हो पकड़े जाते हो, और अदर कंपनी है तो 1 लाख तक का फाइन। ठीक है, बाकी ऑडिट का ऊपर का रूल तुम लोगों में भी एप्लीकेबल है सेम। अब आएगा ये प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये बड़ा टॉपिक है। इन्वेस्टिगेशन, राइट्स ऑफ ए शेयर होल्डर, तो ज्ञानबाजी है। KMP भी ज्ञानबाजी है। फिर आ जाएगा एथिक्स, मतलब और अगला क्लास में आपका कंप्लीट लॉ खत्म होगा।